जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि अगर हम लोग महासागर जो चैप्टर देख रहे हैं, अगर हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं कुआं, तो बट नेचुरल है भाई कि कुआं बोले तो एक प्रकार का इस टाइप का गोल गड्ढा होगा, और जो होगा डायरेक्ट होगा, मतलब यहाँ से कूदे तो घचाक से नीचे आ जाएंगे इस पॉइंट पर। लेकिन अगर हम लोग बोले तालाब, तो तालाब बोले तो इस डिजाइन का एक गड्ढा होगा, मतलब गड्ढे के डिजाइन के आधार पर नामकरण है। अगर कुआं बोले तो इस टाइप का हो गया, तालाब बोले तो इस टाइप का हुआ। तालाब में यहाँ बोल किनारा है, जैसे जैसे जाएंगे गत्ते गत्ते जाएंगे, पानी बढ़ते जाएगा, बीच में मैक्सिमम पानी होगा, फिर जिधर भी उठेंगे धीरे धीरे पानी की मात्रा घटता चला जाएगा। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि हम लोग महासागर बोलते हैं, वो महासागर का बनावट कैसा है। पहला चीज़ मतलब महासागर को समझने के लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि महासागर का रूपरेखा या कि बनावट किस डिजाइन का होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, क्या समुद्र के अंदर भी पहाड़ होता है। जरा इमेजिन करो कि 15% जो 15% करें 29% भूभाग पर धरती है। क्या इस धरती पर हिमालय और एंडी जैसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं या नहीं? बड़े बड़े गड्ढे धरती के अंदर हैं या नहीं? तो क्या इस तरह का गड्ढा, इस तरह का पहाड़, इस तरह का पठार, क्या 71% भूभाग में जो समुद्र है उसमें होगा कि नहीं? बात एकदम लाजमी सी है कि वहाँ भी होगा, लेकिन चूंकि उस पानी से ढका हुआ है, ऊपर से लबालब ढका हुआ है, जहाँ तक देखो वहाँ तक पानी पानी नजर आता है, के कारण हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। लेकिन ये तय है कि समुद्र के नीचे पहाड़, पठार, पर्वत सब है। तो उसकी बनावट का लोगों ने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद जो उसका स्वरूप नजर आया, वो स्वरूप इस डिजाइन से तुम पाओगे। देखो यहाँ से इसके इधर ही धरती है, यहाँ खड़ा हो लो तब यहाँ से तुमको समुद्र नजर आएगा। लेकिन क्या समुद्र में यहाँ से कूदेंगे अगर तो घचाक से नीचे चलाएंगे क्या? नहीं। समुद्र के बेसिन की रूपरेखा की बनावट इस डिजाइन से है। यहाँ आएंगे तो कहलाएगा समुद्र का तल। मतलब यहाँ से अगर हम लोग चलना शुरू किए तो पहले इस टाइप से ढलान में हम लोग नीचे की ओर आएंगे, यहाँ से फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेंगे, फिर ऊपर से उठने के बाद धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे, और ये रहा लास्ट पॉइंट। और इस पॉइंट पर अगर गड्ढा है कोई तो दैट इज गर्त। यह नहीं सोचना है कि यहाँ समुद्र ज़्यादा गहरा है, ये है वो है, नहीं। ये महासागरीय बेसिन की अब अलग अलग पॉइंट का अलग अलग नाम है। इस पॉइंट का नाम है मग्न तट। क्या नाम बोले? मग्न तट। मग्न तट के बाद जो ढलान इधर का आता है, ध्यान रखना, जितना डीजल, मोबिल, पेट्रोल, आट पाट, दिस डाइट निकालते हैं वो मग्न तट से ही निकालते हैं। अगर यहाँ से अगर पेट्रोल डीजल निकालना शुरू किया करेगा यार, तो 1 लीटर का पता चलेगा कि 300-400 कॉस्टिंग हो गया, तो मार्केट में बिकेगा 1000 रुपये लीटर। वो मग्न तट से ही निकाला जाता है खनिज संपदा। एक नियम होता है कि जिस देश की सीमाएं समुद्र को छूती है तो 200 नॉटिकल मील, ध्यान रखना, 1 नॉटिकल मील का मतलब होता है 1.85 किलोमीटर। 1.85 किलोमीटर तक उसी देश का अधिकार होगा जिसकी सीमा उसको टच कर रही है। मग्न तट के बाद ये जो पार्ट आया, इस पार्ट को लोग बोलता है ढाल। ये बोलता है ढाल। ढाल के बाद जो ये पार्ट आता है, इस पार्ट को कहा जाता है उत्थान, क्योंकि फिर से यहाँ पर ढलाई ऊपर की ओर बढ़ना आरंभ होता है। फिर यहाँ से गुड़गुड़ते यहाँ जब चला गया, ये हो गया नीतल मैदान। ये पार्ट हो गया नीतल मैदान। तो ये बेस ये हुआ, और इधर ये हुआ महासागर का बनावट। और इस प्रकार जो इधर वाले पार्ट में पाते हैं, जहाँ तक देखोगे पानी नजर आएगा। तो ये कहलाया महासागरीय बेसिन की रूपरेखा। इसी को ऐसे देखो, ये हो गया मग्न तट, डीजल, मोबिल, पेट्रोल यहीं से के बाद ये पार्ट कहलाया ढाल, ये पार्ट कहलाया उत्थान, ये पार्ट कहलाया नीतल मैदान। जो सैकड़ों किलोमीटर तो लंबा सरफेस पाओगे जमीन के अंदर, समुद्र के अंदर। अब एक एक पार्ट की अपनी अलग अलग विशेषता है, देख लो। मग्न तट की क्या बात आती है? समुद्र के तट से समुद्र की ओर मंद ढाल वाला जलमग्न धरातल, जो हमने अभी तुमको यहाँ बतलाया, जैसे जैसे धीरे धीरे जाते हैं, यही न कहलाता है सी बीच। जिस बीच में लोग जाता है नहाने, समुद्र का थपेड़ा मारा, यहाँ आया, बहुत दूर तक आया, यही मग्न तट का पार्ट आता है। मतलब दिमाग में बैठा लेना है, पहला भाग मग्न तट, मग्न तट के बाद ढाल, ढाल के बाद उत्थान। बोलो मग्न तट, ढाल, उत्थान।
मग्न तट, ढाल, उत्थान, लास्ट में आया नीतल मैदान। फिर यहीं पर हम लोग पहाड़, पर्वत, समुद्र के नीचे को देखेंगे, स्वाभाविक है भाषा बदल जाएगी। धरती के ऊपर को भी पहाड़ बोले, समुद्र के नीचे वाले को भी पहाड़ बोलेंगे तो गलती होगा नहीं यारा। देखो समुद्र की ओर का किनारा 150 से 200 मीटर गहरा होता है, ठीक है। महासागर के कुल क्षेत्रफल का 75% भाग मग्न तट होता है। दो बातें आ गई उभर के कि मंद ढाल वाला ढाल है, 150 से 200 मीटर इसकी एवरेज गहराई आ गई। कुल क्षेत्र का 75% भाग में मग्न तट ही पाया जाता है। खनिज तेल गैस का 20% उत्पादन यहीं से होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि 3 पॉइंट तुम लोगों के दिमाग में रहेगा, 150 से 200 मीटर, दूसरा आ गया 75% भाग में मग्न तट है, खनिज तेल और गैस उत्पादन 20%। इसके बाद का जो पार्ट आता है वो कहलाता है महाद्वीपीय ढाल। ध्यान रखना ये पूरा स्रोत क्लास 11 के NCERT के बुक से। मग्न तट के बाद जो ढलान होता है, कुछ तीव्र ढाल हो जाता है, ये ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री तक होता है, 2 डिग्री से 5 डिग्री तक होता है। महाद्वीपीय ढाल 2 डिग्री से 5। तीव्र ढाल जो समुद्र के जल स्तर में ये लगभग 3660 मीटर की गहराई तक जाती है। मग्न तट का ढाल कितना हो गया भाई? 150 से 200 मीटर। मग्न तट का ढाल हुआ 150 से 200 मीटर। खनिज संपदा में गैस, पेट्रोलियम 20%, लेकिन महाद्वीपीय ढाल में गहराई बढ़ के कितना हो गया? 3660 मीटर, नॉट किलोमीटर। अब इसके बाद आता, अभी मैप में फिर से देख लो, अभी तुम लोगों को हमने जो मैप बना के दिखाया था उसमें यही मैप था ना। तो ये मग्न तट हो गया, ये ढाल हो गया। अब ये पार्ट का नाम है उत्थान, जिसको बोले महाद्वीपीय उत्थान। महाद्वीपीय ढाल जहाँ अंत होता है वहीं से महाद्वीपीय ढाल वाले महाद्वीपीय उत्थान की शुरुआत होती है। जहाँ ये ढलाई खत्म होगा उसके बाद चढ़ाई शुरू। तो हम लोग आम बोलचाल में चढ़ाई बोलते हैं, ज्योग्राफिक शब्दों में उसी को हम लोग उत्थान बोलते हैं। और ये 0.5 से 1 डिग्री तक होता है। कितना से कितना? 0.5 से 1 डिग्री। ये जानलेवा वर्ड है, ऊंचा व ठेठ में समझना, ऊंचाई, तब कोई लफड़ा लगेगा नहीं। कितना से कितना? 0.5 से 0.1 डिग्री। ढाल में हम यहाँ क्या बतलाए थे तुम लोगों को? मग्न तट में 150 से 200 मीटर, यहाँ हम बता दिए हैं कि 3660 मीटर गहराई। ये ढलान जो ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊंचाई ये घटेगा और ये आ जाता है 0.5 से 0.5 to 1 डिग्री। उम्मीद है कि यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई हो। उसके बाद ये जो सरफेस है ये है नीतल मैदान, दैट इज नीतल मैदान। महाद्वीपीय उत्थान के बाद मैदान सदृश महासागर का गहरा तल होता है। जैसे गिलास लिया तो गिलास का तल प्लेन नहीं रहेगा भाई, कोई गिलासवा फूटल रहता है, नीचे पेंदवा छेद रहता है, तो जब छेदा वाला हो गया ढेर गड्ढा टाइप पर इमेजिन कर लो। ठीक उसी तरह से तल में जो छेदा है वो कहलाएगा गर्त। ये गहरा तल होता है जिसमें नीतल मैदान कहते हैं। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होता है। कहाँ से कहाँ? 3000 से 6000, 3000 से 6000 में। ये महासागरीय क्षेत्र के 40% भूभाग पर है। कितना प्रतिशत भूभाग बोले? 40% भूभाग पर है। तो ये रहा समुद्र के बनावट की रूपरेखा। अब सवाल 1-2 ठो और पैदा होता है कि ये गर्त क्या है। देखो महासागरीय बेसिन का सबसे निचला भाग क्या कहलाता है? नीतल मैदान। उस नीतल मैदान में मतलब कुल मिलाकर के मैप के नज़रिए से अगर हम लोग देखें तो ये हुआ, तो ये आ गया तुम्हारा नीतल मैदान। यहाँ पर जो गहरा कुआं टाइप पर डिजाइन होगा इसी को हम लोग बोलते हैं गर्त। उम्मीद है पूरी बात बेहतरीन तरीके से धकाधक समझ में आ रहा होगा। तो वो अलग अलग महासागर में अलग अलग है। प्रशांत महासागर में 32 गर्त हैं। आप जरा प्रशांत महासागर को उठा के देख लो, ये तुम्हारे सामने प्रशांत महासागर है। देखने में लग नहीं रहा कि साला भव्य आकार का है यारा। इधर एशिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, बीच में प्रशांत महासागर है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। तो जो जितना बड़ा होगा गड्ढा वो तो उतने ज़्यादा होगा। तो इसके सबसे गहरे गर्त का नाम है मेरियाना गर्त। लेकिन टोटल गड्ढों की संख्या कितनी है? 32। 19 वो गड्ढा गर्त अटलांटिक महासागर में। अब देखो प्रशांत महासागर ये है, अटलांटिक महासागर तेरा ये रहा। एक नक्शा दिमाग में रखना, धारा चैप्टर में बेजोड़ काम देगा। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, बीच का पार्ट कहलाया अटलांटिक महासागर। कौन महासागर? अटलांटिक महासागर। यही वो अटलांटिक महासागर है जो प्रशांत महासागर का आधा है।
इसी का डिजाइन अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह से सामने में देख लो। और इसमें गर्तों की संख्या 19 है। इसमें कितने गर्त हैं? 19। अच्छी बेचारा हिंद महासागर को देखो, बेचारा वर्ड इसलिए बोले क्योंकि अटलांटिक महासागर इस पोल से लेके इस पोल तक है, प्रशांत महासागर इस पोल से लेके इस पोल तक है, लेकिन हिंद महासागर को देखो क्या इस पोल से इस पोल तक है? बिल्कुल नहीं है, ये करीब करीब आधे में है। इसलिए इसको अर्ध महासागर कहा। इसलिए हमने अपनी ओर से बेचारा कहा कि सब यहाँ से वहाँ तक है, ये बेचारा हिये तक है। तो इसमें गर्तों की संख्या 6 है। ठीक है। मेरियाना गर्त की खोज सोवियत अनुसंधान जहाज वित्याज द्वारा किया गया था। ध्यान रखना, मेरियाना गर्त को खोजा था वित्याज ने। और मेरियाना गर्त को कहाँ खोजा था? तो मेरियाना गर्त कहाँ है? तो फिलीपींस द्वीप समूह के बगल में, भूलना मत। ये फिलीपींस द्वीप समूह कहाँ है? तो यहाँ देख लो, ये एशिया में है, यहाँ पर इस जगह पे नजर आ रहा होगा तो पर भी लाइक कर देना, नहीं भी आ रहा होगा तो पर भी कर देना, क्योंकि पढ़ा बिल्कुल एनसीईआरटी बेस रहे हैं यहाँ पे, फिलीपींस द्वीप समूह के पास है। ठीक है। और जरा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो यार। हमको ऑनलाइन पर उतना भरोसा था नहीं, लेकिन हाँ अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर रहे, लीजेंड ऑफ झारखंड रहे, बाकी चीज़ें पढ़ते पढ़ते अंदाज से ही पता चल गया होगा या पता चल जाएगा। क्योंकि नॉलेज नहीं था टेक्निकल, अभी हमारे पास टेक्निकल टीम भेटा गई और कुछ जो भी सुधार करना होगा वक्त धीरे धीरे कर देंगे। जैसा जैसा तुम लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा वैसा ही इधर भी सुधार होगा। हमने क्या कहा? गर्त समझ में आ गया। अब देखो, ई हो गया मग्न तट, ई हो गया ढाल, ई हो गया उत्थान, ई हुआ मैदान, मैदानवा में जो गड्ढा हो गया वो हो गया गर्त। अब आता है जलमग्न कटक। कटक मतलब कांटा होता है ठेठ में, तो कटवा जब भी रहता है तो उपरेन फेंकता है भाई। तो ध्यान रखना, नीतलों में मतलब नीतल मैदान, ये इसमें इस तल में कुछ 100 किलोमीटर चौड़ी और सैकड़ों और हजारों किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणी होती है। अब बुझा गया होगा कि 29% वाले को पर्वत बोलेंगे और 71% जो पनिया के अंदर है, झापाल है, वो कहलाता है कटक। अधिक ऊंचाई समझना वाले कटक पृथ्वी पर सबसे लंबे पर्वत तंत्र बनाते हैं। जलमग्न तंत्र की कुल लंबाई समझ सकते हो, इसकी कुल लंबाई 7500 मीटर से भी अधिक है। इन कटकों की अधिकांश संख्या महासागर के बीच वाले क्षेत्र में पाया जाता है। समाट लिखा हुआ है, सपाट कर दो। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गाई आट बोलते हैं। गाई आट मतलब ठेठ में, गाई आट मतलब पठार। देखो पहाड़वार होता है तो पहाड़ का ऊपरी भाग ऐसे होता है, लेकिन एक बात बता सकते हो तुम लोग कमेंट करके ही जरूर बताओगे कि पहाड़ का परिभाषा क्या है। ठीक है, पहाड़ कहते किसको है? लेकिन अभी जो हम बतला रहे हैं, जो उस पहाड़ का ऊपरी भाग सपाट समतल और पहाड़वा के ऊपर के भाग का मुंडन हो गया हो तो उसको हम लोग बोलते हैं गाइयाट। अगर पहाड़ है तो उसको हम लोग बोले कटक। पहाड़ को क्या बोले? कटक। और मुंडन हो गया हो तो उसको क्या बोलेंगे? गाई आट। अब इसके बाद तुम लोगों के पास आ जाता है जलमग्न कैनियन। जलमग्न कैनियन ध्यान रखना, खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी। खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी, घाटी समझ रहे हो? इस टाइप का है। मान लो कि पहाड़ है, एक पहाड़ इधर है, एक पहाड़ इधर है, बीच में एकदम ऐसे इस टाइप का है, तो इसी घाटी को हम लोग क्या बोलेंगे? कैनियन। क्योंकि पनिया से वो झापाल है इसलिए बोले जलमग्न कैनियन। कैनियन को ठेठ में क्या बोले? खड़ी ढाल वाले गहरे गड्ढे को बोला जाएगा कैनियन। देखो महासागरीय नीतल पर स्थित गहरे गार्ज को जलमग्न कैनियन कहते हैं। अलास्का के पश्चिम में बेरिंग सागर संसार का सबसे लंबा जलमग्न के लिए। अब कहोगे कि सर एरिंग बेरिंग क्या बोल रहे हैं? देखो ये अलास्का है, नज़र आ रहा होगा, ये अलास्का है, ये रूस का भाग है। कभी अलास्का रूस का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब इसको ये रूस ने बेच दिया। अमेरिका को हम ब्लॉक मना किए थे, रूस के राष्ट्रपति को बात समझा नहीं, आज भोग रहा है, क्योंकि वार्म पोर्ट इसको एकदम है नहीं। तो खैर जो किया सो किया। ये बीच का जो पानी है ना, यही कहलाता है बेरिंग जल संधि। यहाँ भी पहाड़ दुनिया भर है, यहाँ भी पहाड़ दुनिया भर है, एकरे कहा गया। और पहाड़ पानिया के नीचे भी बड़ी दूर तक गड़ाइल है। तो सबसे लंबा ये आ गया बेरिंग सागर, जलमग्न कैनियन है। हडसन कैनियन विश्व का सबसे प्रसिद्ध कैनियन। अब कहोगे सर हडसन नया कहाँ से आ गया? तो देखो ये गड्ढा, ये कनाडा है चारों ओर, बीच में ये जो है हडसन की खाड़ी है, चारों ओर कनाडियन सिल्ड नामक पठार से पत्थर से ये घिरा हुआ है। तट तो जानिए रहे हो। अब ले लो भित्ति।
भित्ति मतलब भीत, यहाँ ठेठ में समझना टापू। वो टापू कौन चीज़ बन सकता है? मिट्टी से भी बन सकता है, चट्टान से भी बन सकता है, जलीय जीव के सड़ने और गलने से भी बन सकता है। ध्यान रखना, भित्ति का निर्माण मुख्यतः जैविक निक्षेप से होता है। जैविक मतलब जान वाला चीज़, अगर हम जान हो, चाहे वो घास हो, केकड़ा हो, सांप हो, कोखर हो, कुछ भी, ठीक है। लेकिन वो सब उदाहरण के लिए हम बोले हैं, जीवित अथवा मृत जीवों से बनती है। यह समुद्री नितल मैदान पर टीलों अथवा कटकों के समान दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया के समीप संसार का सबसे बड़ा परवाल भित्ति है। परवाल नहीं बुझाएगा तो समझना, इस प्रकार तालाबा में गहरा गहरा देखते हो, लंबा लंबा होता है घास, लंबा लंबा घास मसरा, तो ठीक वो परवाल कहलाता है। वही दबते धंसते दबते धंसते दबते धंसते दबे 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 तो बन गया, टीला टाइप पे उठ गया, उसी का नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। मैप में देखोगे तो यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर इस जगह पर उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा परवाल भित्ति के रूप में जाना जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें। पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर एक एक महासागर की एक एक धारा को बता दिया जाएगा। महासागर का पहले डिज़ाइन बताएंगे, डिज़ाइन बताने के बाद उसका स्वरूप का रूपरेखा, रूपरेखा के बाद आएगा उसकी महत्वपूर्ण धाराएं। जय हिंद, जय भारत।